तो चलिए हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में, उसमें इस चैप्टर का जो बेसिक होता है वो चीज़ हमने बताया। खास करके हम 1 मिनट का समय लेंगे और बेसिक बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। कल हमने सीखा था कि कोई भी पदार्थ है जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु का समस्त भार परमाणु के केंद्र में होता है, केंद्रीय में होता है, नाभिक में होता है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझे थे कि एक परमाणु होता है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन चार्जेबल नहीं होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से हम लोग बात किए थे कि किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर इन 3 खंड में बांट दिया गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो खास करके हमने ये चीज के बात को समझ पाया। तो आज नए चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप देख रहे हैं कि विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे और बारीकी से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्थिर वैद्युत, जिसको अंग्रेजी शब्द होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें खास करके हम क्या पढ़ेंगे बताए थे कि कोई भी यदि आवेश नहीं चल रहा हो, रुका हुआ हो, स्थिर अवस्था में हो या फिर धीमी गति में चल रहा हो, तो उसके परिघटना या गुणों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तो साफ साफ हमने सेंटेंस में बातों को रखा कि स्थिर वैद्युत की भौतिकी का एक शाखा है जो स्थिर या धीमी गति वाले वैद्युत आवेश से जुड़े परिघटनाओं और उन गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। इस ब्रांच के तहत इसमें पहला चैप्टर को हम लोग चालू किए हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमें पहले बताया था कि विद्युत आवेश जो होता है, आप देखे होंगे कि 2 पत्थरों को आपस में आप रगड़िए, घर्षण कीजिए, चिंगारी उत्पन्न होता है, या स्वेटर वेटर खोलते उसमें चिंगारी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आवेश आपको दिखाई देता होगा। वही आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बात रखे थे, कौन क्या था, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो पहला देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी से पहले की बात है, ग्रीस देश के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल्स की बात करें, थेल्स वैज्ञानिक है, ने ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ को, एक एम्बर पदार्थ है, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनके आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा इन्होंने देखा और इस घटना को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत एक पहला पॉइंट है कि एम्बर पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। एम्बर एक पदार्थ है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसमें सीधे सीधे आपको ये बताना चाह रहा है थेल्स कि एक एम्बर पदार्थ उन्होंने लिया और उसमें देखा कि उसको घर्षण किया तो छोटे छोटे कागज की टुकड़ा और तिनका को आपस में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होने लगा। तब जाकर के आवेश के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश के प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आवेश जाने, आवेश के बारे में खोज कैसे हुआ, किस तरह से, इसीलिए आवेश का खोज थेल्स वैज्ञानिक का श्रेय जाता है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ही आवेश का खोज किया था, ऐसा ऑब्जेक्टिव पर्पस से आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने इस बात को पहले रखा सबसे पहले। दूसरी बात, अब आवेश के प्रकार, आवेश का प्रकार हम लोग प्रयोग के आधार पर जानेंगे। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर जानेंगे कि किस तरह से आवेश का आपस में बंटवारा हुआ। तो पहला आप प्रयोग देखिए, ब्रह्मांड में सब जोड़ा ऐसा नहीं हुआ कि सबको आपस में घर्षण करने पर आवेश उत्पन्न होगा। कुछ जोड़े ऐसे हैं सीमित जिसको आपस में रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने का मतलब आवेश का उत्पन्न होना। देखिए, कांच की छड़, एक कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाता है। यदि कांच के छड़ को रेशम के साथ घर्षण किया जाए तो घर्षण के कारण से कांच का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो बाहतम कक्षा में पाया जाता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाता है, जिसके कारण से कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और कमी होने कारण से वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, जिसके कारण से धनात्मक चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाता है। और रेशम के कपड़ा पर जो इलेक्ट्रॉन जाता है वहां इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, ग्रहण कर लेता है,
तब रेशम के कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। इस तरह से पहला प्रयोग उत्पन्न किया गया। दूसरा प्रयोग, यदि ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल को, ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल धनात्मक तथा एबोनाइट के छड़ ऋणात्मक हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में खास करके 2 गो आता है। इस तरह से 3 गो ऐसा है जो किताब में डिटेल्स बताया गया है, उसको हम संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला जो जोड़ा होगा वो कांच का छड़ रेशम का कपड़ा, दूसरा जोड़ा होगा ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल को एबोनाइट के छड़ के साथ। ऐसे कभी कभी पूछ देता है कि कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा, तो पहला बात में कांच की छड़ को यदि रेशम के साथ रगड़ेंगे तो कांच का छड़ धनात्मक होगा, रेशम का ऋणात्मक, क्योंकि घर्षण करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच का रेशम पर चला जाता है। यही कारण है कि दोनों पर चार्ज अलग अलग वितरित हो जाता है। दूसरा जोड़ा है ऊनी वस्त्र लीजिए या फिर बिल्ली के खाल लीजिए, उसको एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़िए, रगड़ने के बाद बिल्ली के खाल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट के छड़ पर चला जाता है। तब ऐसे स्थिति में बिल्ली के खाल या ऊनी वस्त्र में इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है तो इस पर भी धनात्मक उत्पन्न हो जाता है और एबोनाइट के छड़ पर ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है। 2 ऐसा जोड़ा अभी तक बताया है, फिर से आप चीजों को समझिए। विद्युत आवेश और क्षेत्र नाम है, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश को एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम डिटेल्स पढ़ेंगे, चाहे आप बोर्ड लेवल की तैयारी कीजिए या कंपटीशन का कीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न चुने हैं उसमें थोड़ा डिटेल्स है ही। तो बात को आप समझिए। सबसे पहले सिंपल सवाल आता है, विद्युत आवेश का खोज किसने किया? तो थेल्स ने किया। थेल्स कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ये ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे और इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को आप प्रयोग में लाया। प्रयोग में लाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ा टिन का या कागज आपस में आकर्षण करना चालू हो गया, तो ऐसी घटना इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और एम्बर के बारे में अगर जानकारी दें तो एम्बर पीले रंग का एक रिजनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है और इसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये इतना सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस सवाल यही है कि विद्युत आवेश का खोज किसने किया? तो थेल्स किया। तो कैसे? तो एम्बर नामक पदार्थ से इन्होंने प्रयोग किया तो ऐसा देखा इस प्रकार की घटना। तो इस प्रकार घटना देखा तो आगे चल करके 3 ऐसा जोड़ा पाया गया जिसको आपस में घर्षण करने पर आवेश उत्पन्न होता है। 2 जोड़ा कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं तीसरा जोड़ा में। तीसरा है कि कांच की छड़ और एबोनाइट को आपस में रगड़ने पर, यदि कांच की छड़ और एबोनाइट को आपस में रगड़ने पर कांच का छड़ धनात्मक, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कि कांच की छड़ और एबोनाइट को आपस में रगड़ेंगे तो कांच का इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके आपको एबोनाइट के छड़ पर चला जाता है। तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जब कमी होगा इसका मतलब धनात्मक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब वृद्धि हो गया, मूल अवस्था से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो गया, तब हो गया आपका ऋणात्मक। इस तरीके से तीसरा आपका पॉइंट है। तो 3 पॉइंट अब याद रखिए। जोड़ा पहला कांच का छड़ रेशम के साथ, दूसरा है बिल्ली के खाल या ऊनी वस्त्र एबोनाइट के साथ, तीसरा है कांच की छड़ एबोनाइट के साथ। इसमें ये बात ध्यान रखना है कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा। तो कांच और रेशम की बात करें तो कांच धनात्मक, रेशम ऋणात्मक। अगर हम लोग बात करें एबोनाइट की छड़ या ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल, तो बिल्ली के खाल या ऊनी वस्त्र धनात्मक होगा जबकि एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक होगा। तीसरा है कांच की छड़ और एबोनाइट को आपस में रगड़ेंगे तो कांच धनात्मक, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक होगा। तो इस तरह पहले आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि डायरेक्ट की आवेश 2 प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आखिर कैसे आया? तो ब्रह्मांड में ये सारी घटनाएं को देखा गया तो प्रयोग से ही आपको आवेश का बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले इसे प्रयोग हुआ, तो प्रयोग होने के बाद ये बात को हम स्पष्ट कर दिए हैं कि अतः प्रयोग द्वारा साबित हुआ कि आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है कि वो जो मूल अवस्था में उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कमी आ जाना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जो मूल इलेक्ट्रॉन उसमें है उसमें बढ़ जाना इलेक्ट्रॉनों का। इसीलिए हम बताए थे आपको ये तरीका कि धनावेशीय और ऋणावेशीय। तो प्रयोग से ऐसा 3 प्रयोग हुआ और 3 प्रयोग से साबित हो गया कि आवेश 2 प्रकार के होता है। इसीलिए हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं कि आवेश का जो प्रकार होता है वो 2 होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है।
ऐसा हम लोग शुरू से 8 से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन जाके 12th में प्रयोग से ही साबित हुआ कि आवेश दो प्रकार के होता है। चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। धान आवेश और ऋण आवेश, कहने का मतलब है कि जो धान आवेश होता है और ऋण आवेश, ये नाम रखा किसने? इसको धान आवेश कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को जाएगा, या जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको ऋण आवेश कहेंगे। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो धान आवेश और ऋण आवेश का नाम रखने वाला वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे 1750 ईस्वी में। ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी आपका अमेरिका देश के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको धान आवेश पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। तब जाकर के हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक धान आवेश, एक ऋण आवेश। हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते थे कि आवेश दो प्रकार के होता है, धान आवेश, ऋण आवेश नहीं, जबकि हम आपको प्रयोग से बताएं कि कैसे धान आवेश आया और कैसे ऋण आवेश आया। अगर धान आवेश का डिफाइन करना चाहे तो बता सकते हैं, ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अर्थात त्याग देता है उसको धान आवेश कहते हैं। या फिर इसको और सटीक आंसर दे सकते हैं कि जब कोई परमाणु अपने मूल अवस्था से आयन में बदलना चाहता है और आयन में बदलते समय इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तब वह धान आयन या धान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश, जब कोई मूल परमाणु ऋण आवेश में बदलना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है मूल अवस्था से, तब जाकर वो ऋण आवेश हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि ऋण आवेश। तो ये बात आप पॉइंट याद रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव इसमें खास करके यही बना, आवेश का खोज किसने किया? तो थेल्स किया। सबसे पहले यूनान के थे इस तरीके से। दूसरी बात है कि आवेश को हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश कैसे पढ़े, ये 3 पॉइंट से समझे। आगे देखिए, तब जाकर के धन आवेश और ऋण आवेश। तो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मतलब कि अगर दो आवेश है, अगर दोनों पॉजिटिव है, असमान प्रकृति मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है। इस तरीके से आप देखिए, यदि एक प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये हो गया समान प्रकृति वाले, ये भी हो गया समान प्रकृति वाले, लेकिन ये हो गया विपरीत प्रकृति वाले। यहीं पर आपको समझना होगा कि समान प्रकृति वाले दो कंडीशन, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हो गया समान प्रकृति वाले। अब विपरीत प्रकृति वाले मतलब हो गया प्लस और एक माइनस। तो समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्सन करते हैं, और जबकि विपरीत प्रकृति वाला आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब जब दो आवेश सजातीय हो, समान जात का हो, तब एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और जब दो आवेश विजातीय हो तो एक दूसरे को आकर्षण करने का काम करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक चीज आप दिमाग में रखिए कि ये धीरे धीरे डिटेल्स जाएगा और वास्तव में समझ में आएगा कि एनसीईआरटी का फिजिक्स क्या है। ये समझिए एक बेसिक है और बेसिक को समझते जाइए। अगला नोट पॉइंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बात बताया, कहने का मतलब है एक शब्द होता है उदासीन या निरावेशित। देखिए, एक लैंग्वेज से बोलना, एक मैथमेटिक्स से बात करना, दोनों में अलग है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें, डायरेक्ट बोलते परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। आखिर फिजिक्स उदासीन किसको समझता है? तो फिजिक्स जो उदासीन समझता है वो समझता P बराबर ही, यानी कि यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तब समझता है वो उदासीन, और यदि आपका P है जो E से बड़ा होगा तब वो समझता है धन आवेश, और यदि E है जो E से बड़ा होगा तब वो समझता है ऋण आवेश। इस तरीका से आपका 3 तरह का कंडीशन है, एक उदासीन का, एक धन आवेश का, एक ऋण आवेश का। तो यदि आपके माइंड में उदासीन शब्द आए तो खाली इतना ही समझिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, इतना आप दिमाग रखिए। एक निरावेशित, तो उदासीन को ही निरावेशित कहते हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। ये प्रयोग से आप सीखे हैं कि दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है वहां से निकल करके दूसरे वस्तु पर चला जाता है। तब इस प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश का निर्माण होता है। लेकिन वही वस्तु को यदि आप रगड़ते हैं और आवेशित हो जाता है, पुनः उसको यदि आप रगड़िएगा तो फिर से मूल अवस्था में आ जाता है, इसके बाद निरावेशित हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। वही बात है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि दो आवेशित वस्तुओं को, आवेशित मतलब वो पहले से उस पर चार्ज है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, और वही आवेशित वस्तु की यदि आप रगड़ते हैं दोबारा तो पुनः निरावेशित हो जाता है। निरावेशित मतलब उदासीन हो जाता है, जैसे पहले जिस अवस्था में था वही अवस्था में चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को आप समझिएगा।
बताने वाला जो वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश तो उत्पन्न होता है, लेकिन पुनः वही दोनों वस्तुओं को फिर से रगड़ा जाए तो अपने अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि निरावेशित हो जाते हैं। इस तरीके से इस चीज को आप समझिए। एक चौथा आप समझिएगा, दो अलग अलग मतलब आप दो एबोनाइट के छड़ लीजिए और दोनों एबोनाइट के छड़ को ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल के साथ रगड़िए। दो एबोनाइट छड़ लीजिए और उसको ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल के साथ रगड़िए। तो रगड़ने के बाद जो दोनों छड़ को आपस में नजदीक लाइएगा तो वहां पर आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब आपको पहले से पता है पहला पॉइंट में कि एबोनाइट की छड़ को यहाँ पर देखिए एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो एबोनाइट ऋणात्मक होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़िएगा तो एबोनाइट ऋणात्मक हो गया और छड़ के हुए दो तो दोनों छड़ ऋणात्मक हो गया। तो फिर यही कंसेप्ट कहता है कि समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि दोनों एबोनाइट के छड़ पर माइनस माइनस का चार्ज आ गया, इसीलिए दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो सवाल ऐसा आता है कि दो आवेशित एबोनाइट की छड़ के बीच कैसा बल कार्य करेगा, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो गया। किससे रगड़े? तो बिल्ली के खाल या ऊनी वस्त्र के साथ। दूसरा, जब आवेशित एबोनाइट की छड़ मतलब एगो आवेशित एबोनाइट की छड़ नहीं, आपको पता है कि एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक होगा और एक लिए आवेशित कांच की छड़, इसका मतलब वो धनात्मक होगा और दोनों को पास में लाया जाए तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब कि आपका आवेशों के बीच दो प्रकार का बल कार्य होता है, एक आपका प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जब समान आवेश रहे, आकर्षण बल जब आपका अलग अलग प्रकार का आवेश रहे तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा और ये दोनों कंडीशन में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो जब आवेशित एबोनाइट की छड़, इसका मतलब ये माइनस हुआ, आवेशित कांच की छड़ इसका मतलब कि ये प्लस हुआ, तो दोनों के बीच पक्का है कि ये आकर्षण बल कार्य करेगा। अगला है आपका, यदि दो कांच का यहाँ पर दो कांच का छड़ लिया जाए, यहाँ पर छड़ कर लीजिएगा, दो कांच का छड़ लिया जाए और दोनों को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए, उसके बाद कांच के छड़ को एक दूसरे के यानी वही दोनों कांच की छड़ को एक दूसरे के साथ लाया जाए तो भी ऐसे स्थिति में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कारण क्या है कि दोनों कांच की छड़ पर प्लस और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो इसीलिए ये हो गया समान प्रकृति वाले, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इस मुद्दा को हम शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। सिंपल है कि पहला चैप्टर का बेसिक रूल ये क्या है कि पहला चैप्टर में एक ब्रांच है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस प्रकार से अलग अलग ब्रांच होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, मैग्नेटिज्म होता है, ऑप्टिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो हम लोग पहला स्टार्ट किए जिससे ज्यादा सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 4 चैप्टर होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें से पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या, तो समझिए कि 4 चैप्टर तक ऐसा आवेश है जो स्थिर आवेश है और स्थिर आवेश है, तब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्थिर आवेश के बारे में ही अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ये बात समझ लीजिए। और इसके बाद हेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश पर खोज किया एम्बर की सहायता से। उसके बाद 3 प्रकार की घटना देखे, फिर इसी कंसेप्ट से अलग अलग देखे। तो आगे थोड़ा सा एक टॉपिक लेते हैं। तो अब देखिए समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट। सबसे पहले कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, इसमें जो आवेश वो मोशन में नहीं है, यानी कि आपका विराम अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है। तो याद रखिएगा कि जब आवेश उत्पन्न हुआ तो आवेश के बारे में तो पता कर ली कि एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। तो जब आवेश उत्पन्न हुआ तो अब क्या घटना घटेगी, तो कोई भी आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो समझ जाइए कि उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये याद रखिए, जब ये एक आवेश है और ये स्थिर अवस्था में है तो इसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यही आवेश यदि चल रहा है, मूविंग है, घूम रहा है, तब इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो
तब उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब कोई आवेश चल रहा हो तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये बात आप याद रखिएगा, इस चीज को हम आपको बता दिए हैं। तो आज जो भी पढ़े उसको बार बार आप वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद बार बार समझ में आएगा। आप अगर आप इसको 3-4 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एक बार सब्र करके पढ़ लीजिए, बेहतर नंबर आ सकता है यदि आप मेहनत करिएगा तब। तो आज तक यही, आप इसको प्रयास कीजिएगा समझने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।